हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है द कॉस्मिक कनेक्शन, उसके 7th चैप्टर की है, स्पेस एक्सप्लोरेशन एज ह्यूमन एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, वैसे यहाँ कार्ल सैगन इस पूरे सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: द साइंटिफिक इंटरेस्ट, द ह्यूमन इंटरेस्ट और द हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस पहले पार्ट को। पहले पार्ट में यहाँ सेगन ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एडवेंचर, प्रेस्टीज या पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसका सबसे गहरा और स्थायी रीजन है साइंटिफिक इंटरेस्ट। साइंस के पर्सपेक्टिव से स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन की नॉलेज सीकिंग इंस्टिंक्ट का नेचुरल एक्सटेंशन है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक्सटेंशन। सेगन कहते हैं कि मानव जाति का सबसे फंडामेंटल नेचर क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हम हमेशा से पूछते आए हैं कि हम कहाँ से आए हैं, यूनिवर्स कैसे बना है, क्या पृथ्वी कुछ स्पेशल है या ये कॉमन फिनोमेना है, लाइफ सिर्फ यही है या कहीं और भी जगह है, किसी और प्लेनेट पर किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इन सवालों का एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल आंसर खोजने की कोशिश है। टेलीस्कोप्स, स्पेसक्राफ्ट, प्रोब्स, ये हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड सेंस हैं। आंखें या कान, नाक हमारे बने हुए हैं। जैसे माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया और उसके सेल्स को देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से स्पेसक्राफ्ट से हम क्या देख सकते हैं? प्लैनेट्स को देख सकते हैं, मून्स को देख सकते हैं, गैलेक्सी की रियल नेचर हम वहां देख सकते हैं। अर्थ बेस्ड साइंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम यूनिवर्स का एक बहुत छोटा व्यू पॉइंट देख पाते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर हमें बहुत सारी रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन्हें देखने नहीं देता। प्लेनेटरी प्रोसेस को डायरेक्ट ऑब्जर्व करने नहीं देता। इसलिए स्पेस मिशंस यहाँ जरूरी हो जाते हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए कि पृथ्वी से देखने में हमें शुक्र ग्रह का सरफेस नहीं दिखाई देगा कभी भी। जुपिटर के क्लाउड्स के नीचे क्या चल रहा है वो सिर्फ प्रोब्स ही बता सकते हैं। या फिर मंगल ग्रह की धरती की, मतलब जो वहां की सॉइल केमिस्ट्री है, उसको बिना रिमोट सेंसिंग के हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। सेगन के अनुसार स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस को हाइपोथेटिकल से एक्सपेरिमेंटल बना देता है। मतलब वहां तुक्केबाजी खत्म हो जाती है, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छी चीज मिलती है। कंपेरेटिव प्लांटोलॉजी, अर्थ को समझने का नया तरीका। फ्रेंड्स, एक मेजर साइंटिफिक बेनिफिट भी है कंपेरेटिव प्लैनेटोलॉजी, यानी प्लैनेट्स की तुलना करके हम अपनी पृथ्वी को समझ सकते हैं। अर्थ की क्लाइमेट, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर को हम तभी गहराई से समझ सकते हैं जब हम ये देखें कि वीनस पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना, इतना गर्म जो हो चुका है, वो क्यों हुआ है, या मंगल ग्रह का पानी गायब कहाँ हो गया, या फिर जुपिटर जैसे गैस जायंट कैसे बनते हैं। अगर हम अर्थ को नॉर्मल मान मान लेते हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आज की फॉर्म में कहा जाए तो अर्थ सिर्फ एक डाटा पॉइंट है। जब ऐसे मल्टीपल प्लैनेट्स हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स के अंदर कौन से फीचर कॉमन है और कौन से एक्सीडेंटल, और किन किन परिस्थितियों में लाइफ इवॉल्व हो सकती है। अब लाइफ के ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेगन के लिए ये सबसे एक्साइटिंग साइंटिफिक क्वेश्चन है कि लाइफ यूनिवर्स में कॉमन है या रेयर। आई थिंक ये सेगन के लिए कहना गलत है, ये लगभग हम सभी के लिए है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें ये इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलता है कि मार्स पर क्या कभी लाइफ हुई थी, क्या हमें वहां पर कोई ऐसे साइंस मिल सकते हैं। या फिर जुपिटर का एक चंद्रमा है, उसका नाम है यूरोपा, उसकी सरफेस के नीचे ओशियंस है, ये हमें पता है। तो क्या वहां पर किसी तरह की लाइफ हो सकती है? जो सैटर्न का चंद्रमा है टाइटन, उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है। तो क्या किसी तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रेजेंस वहां पर लाइफ को इवॉल्व कर पाई होगी? इंटरस्टेलर स्पेस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत कॉमन है। वो बताते हैं कि एमिनो एसिड्स, हाइड्रोकार्बन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेस में नेचुरली बनते हैं, और यही सब लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिवर्स में रेयर नहीं है, बहुत कॉमन मिलता है। इससे कम से कम ये आइडिया बहुत वीक हो जाता है कि लाइफ सिर्फ अर्थ के लिए एक एक्सीडेंटल मिरेकल है, यानी कि लाइफ कॉमन हो सकती है यूनिवर्स के अंदर।
वन प्लेनेट बायस और साइंटिफिक चाविनिज्म का टूटना। सेगन रिपीटेडली यहाँ वार्न करते हैं साइंटिफिक चाविनिज्म से। अर्थ लाइक कंडीशंस होना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है लाइफ के लिए, अर्थ लाइक टेम्परेचर भी जरूरी नहीं है। लाइफ हो सकता है कि जिस टेम्परेचर पर अर्थ पर यहाँ लाइफ इवॉल्व कर रही है उससे कम या उससे बहुत ज्यादा पर भी लाइफ हो। कार्बन बेस्ड लाइफ पॉसिबल है, लेकिन इसके फॉर्म अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि सिलिकॉन भी वहां पर इन्वॉल्व होता हो किसी दूसरी लाइफ फॉर्म के अंदर। स्पेस एक्सप्लोरेशन इस बायस को हमारे लिए तोड़ता है। जब हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि बायोलॉजी लोकल कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट होती है। अर्थ का लाइफ मॉडल यूनिवर्सल टेम्पलेट नहीं हो सकता। स्पेस क्राफ्ट एज ए टाइम मशीन्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो या अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोफिजिक्स में रुचि रखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगभग सभी को पता होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अंडररेटेड बेनिफिट और भी है, वो है टाइम ट्रेवल। कंसेप्चुअली जैसे हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो एक मायने में हम पास्ट को देख रहे होते हैं कि वहां से आने वाली लाइट थोड़ा समय लेती है। वहां हम यंग स्टार्स को बनते हुए देख सकते हैं, नए नए सोलर सिस्टम्स को फॉर्म होते हुए देख सकते हैं, नए प्लेनेटरी सरफेसेस किस तरह से बनती हैं वो वहां पर हम देख सकते हैं। उससे हमें अर्थ की अर्ली हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है। अर्थ की सरफेस कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होती रहती है, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स और सोइल इरोजन उसकी वजह से। लेकिन चांद की, मरकरी की और मार्स जैसी जगहों पर एंशिएंट हिस्ट्री उनकी सरफेस की आज भी प्रिजर्व्ड है। इससे हमें पता चलता है कि सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। और बम्बार्डमेंट फेज, जब नया नया सोलर सिस्टम बन रहा था और नए नए प्लैनेट्स बन रहे थे, तो उस समय मेटेरॉइड्स या हम जो भी कह सकते हैं बम्बार्डमेंट पूरे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर चल ही रही थी। अर्थ पर अर्ली लाइफ की कंडीशंस कैसी थी? अब टेक्नोलॉजी और थियोरी का एक फीडबैक लूप लेते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन थियोरी और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होती है। थ्योरी मिशन डिजाइन को गाइड करता है, मिशन डाटा थ्योरी को रिफाइन करता है। अब उदाहरण के लिए वीनस पर टेम्परेचर की प्रिडिक्शंस या फिर मार्स पर एटमॉस्फेयर मॉडल्स या फिर हम कह सकते हैं कि जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट्स जो है, ये सब साइंस का आइडिया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साइंस का आइडियल साइकिल क्या है? पहले कुछ प्रिडिक्ट करो, फिर उसे ऑब्जर्व करो, और अगर कोई सी करेक्शन की जरूरत है तो वहां पर फिर करेक्शन होगा और फिर दोबारा ये लूप चलता रहेगा। सेगन कहते हैं कि स्पेस साइंस के अंदर गलत होना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस का सिग्नल है, क्योंकि गलत होंगे तो हम उसको वहां पर रिफाइन कर सकते हैं अपने आप को। अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज रियल साइंस की पहचान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज अक्सर प्लैंड ऑब्जेक्टिव से नहीं आती। उदाहरण के लिए जुपिटर के इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स, या जो एक और प्लैनेट मून है वहां पर आईओ, उसका वोल्केनोज उसकी सरफेस के ऊपर, सैटर्न के रिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर मंगल ग्रह पर एंशियंट रिवर्स के चैनल, वो जो वहां पर पूरे एंशियंट रिवर्स के पाथ नजर आते हैं। जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो देखा जाए तो सरप्राइज मशीन्स हैं। अगर साइंस सिर्फ एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे तो वे रियल में आप प्रोपेगेंडा समझिए। अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज बताती है कि हम सच में किसी अनजान चीज की खोज कर रहे हैं। स्पेस साइंस वर्सेस मिलिट्री एंड प्रेस्टीज नैरेटिव्स। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेगन यहाँ इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग करते हैं, क्योंकि स्पेस साइंस का और मिलिट्री नैरेटिव्स या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स का मोटिव बिल्कुल अलग होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एज साइंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एज नेशनलिज्म या मिलिट्री शो ऑफ। मैं शो ऑफ वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। साइंस बेस्ड मिशन किस लिए होते हैं? साइंस बेस्ड मिशंस में ओपन डाटा मिलेगा, पीयर रिव्यू मिलेगा और आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी मिलेगा। वहीं जो मिलिट्री ड्रिवन मिशंस हैं, जैसे कि जो रॉकेट स्पेस में जाता है वही रॉकेट फाइनली जाके मिसाइल बनता है, बॉम्ब को लेके जाता है, उनमें सीक्रेसी होती है, चोरी भी वहीं करते हैं लोग। और सेकंड तो इसे यहाँ तक कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी ज़्यादा बड़ी वो है। साइंटिफिक इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में सिविलाइजेशन बेनिफिट देगा, वहीं मिलिट्री ड्रिवन मिशंस हमेशा टेम्परेरी पॉलिटिकल विक्ट्री देते हैं। ह्यूमैनिटी एज लर्निंग स्पीसीज।
फ्रेंड्स, सेगन यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ स्ट्रेंथ से स्पीसीज सरवाइव नहीं कर सकती, बल्कि उनकी लर्निंग एबिलिटी से उनके सर्वाइवल रेट का पता चलता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें एरर टॉलरेंस यानी गलत होना सिखाता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को प्रमोट करता है, प्लेनेटरी स्केल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है, और पृथ्वी को एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम के रूप में भी देखना तभी पॉसिबल हुआ जब हमने अर्थ को स्पेस से देखा। अगर आप पुराने फोटोग्राफ्स, स्पेशली जो अपोलो मिशंस के अर्थ राइज वाले फोटोग्राफ्स अगर उन्हें देखें तो पृथ्वी, बार बार सेकंड इस बात को इस बुक में बोलते हैं कि अर्थ बॉर्डरलेस नजर आती है, डेलिकेट है और फाइनाइट है। साइंस एज शेयर्ड ह्यूमन एंटरप्राइजेस। स्पेस साइंस किसी एक नेशन की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्स किसी एक का नहीं हो सकता, ये सबका है। साइंटिफिक नॉलेज शेयर्ड हेरिटेज है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है। सेगन कहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमैनिटी को ट्राइबल थिंकिंग से कॉस्मिक थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है। लॉन्ग टर्म पे ऑफ वर्सेस शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑब्सेशन। क्रिटिक्स ज़्यादातर ये बात बोलते हैं, भारत में तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, कि स्पेस मिशंस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ वो गरीबी की बातें रोने लग जाते हैं। यार, इन स्पेस मिशंस ने हमें सैटेलाइट्स भी तो दिए हैं ना, आज उनसे कितना ज़्यादा फायदा लोगों को मिलता है। खैर, सेगन ज़्यादा बेहतर जवाब देते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च हमेशा महंगी लगती है, लेकिन उसका जो पे ऑफ मिलता है वो जनरेशन्स तक जाके मिलता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एंटीबायोटिक्स, सैटेलाइट, ये सब क्रियोसिटी ड्रिवन साइंस का रिजल्ट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इमीडिएट यूटिलिटी नहीं हो सकता, लेकिन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि वो मिलिट्री में किए जाने वाले खर्च को स्पेस मिशन से भी कंपेयर करके दिखाते हैं इस चैप्टर में। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करने की बात करूँ तो इस चैप्टर का कोर मैसेज यही होगा दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और नॉलेज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच्योरिटी आती है। साइंस हमें यूनिवर्स में हम्बल बनाती है, और ह्यूमिलिटी ही इंटेलिजेंस की पहचान है। वैसे फ्रेंड्स, सेगन की लाइंस को पढ़ के मुझे एक हमारे इंडियन फिलॉसफी की एक बड़ी शानदार बात याद आती है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रतम, पात्रत्वात धनाम्पनोति, धनात् धर्म तत्सुखम। मतलब विद्या विनय देती है, और विनय से पात्रता आती है। वेल फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।